नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, सभी दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सभी यह प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे अपना महत्व बढ़ाया जाए। परंतु कल जो इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे आया है, उसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है और नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वह बनी हुई है। लेकिन ये तो सर्वे की बात हो गई। सर्वे में जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये जो इंडिया टुडे ने सर्वे किया है उसमें लगभग 25,000 लोगों से इन्होंने पूछ के सर्वे किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वे से और जो ग्राउंड की रियलिटी होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है और कई बार सेम भी हो जाता है। लेकिन हम लोग चलिए सर्वे पे नहीं चलते हैं, लेकिन एक एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे यदि जो भी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, उसके 3 बड़े राज्यों में उसको चुनाव जीतना पड़ेगा या अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये 3 बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, महाराष्ट्र जिसमें लोकसभा की 48 सीटें आती हैं और पश्चिम बंगाल जिसमें लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और सर्वे के अकॉर्डिंग भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर जीतने की उसकी संभावना बताई गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है उसकी सीटों की संख्या कम होती हुई दिखाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिस प्रकार से अभी वहाँ पे स्टेटमेंट आ रहे हैं, शरद पवार का जो स्टेटमेंट है कि हमारी पार्टी एनसीपी में कोई फूट नहीं पड़ी है, कोई हम अलग नहीं हुए हैं, और हमारे पार्टी के नेता अजीत पवार हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में जो भाजपा की सरकार है, भाजपा गठबंधन की सरकार है, उसमें उप मुख्यमंत्री हैं और शरद पवार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता अजीत पवार हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कहने का अर्थ है अजीत पवार हमारे नेता हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है। मतलब जो है एनसीपी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है, उसके गठबंधन में शामिल हो गई है। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव होंगे तो एनसीपी का जो वोटर है, शरद पवार के जो समर्थक है, उनका वोट भी यदि इस गठबंधन में जा सकता है। और रह गई बात उद्धव ठाकरे की, तो जो उनके समर्थक हैं या उनको जो सहानुभूति वोट्स मिलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक सिनेरियो यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, कुछ ऐसी ग्राउंड में रिपोर्ट है, और कुछ सहानुभूति वोटर जो हैं वो उद्धव ठाकरे को मिल सकते हैं। वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे वो समय बताएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने अच्छा प्रबंध कर रखा है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो क्या बोल रही हैं? वो बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सीटों का नुकसान होगा वो अपनी भरपाई जो है पश्चिम बंगाल से करना चाहती है। पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी 42 सीटों में से। तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से भरपाई करना चाहती है। मतलब वो स्वीकार कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि भरपाई तो तभी होगी ना। मतलब भरपाई किस बात की? मतलब उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी, अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आएंगी, तो वो कम सीटें जो वहाँ नुकसान हो गया उसकी भरपाई पश्चिम बंगाल में होगी। तो ममता बनर्जी इस बात को मान रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं, इसलिए उनकी जो घबराहट है बढ़ी हुई है। तो ममता बनर्जी इस प्रकार से क्यों कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी भरपाई पश्चिम बंगाल से करना चाहती है और क्यों घबराहट जो है उनकी बढ़ी हुई है? तो इसका कारण ये है, मैं आपको गिनाता हूँ। 2014 में जब पूरे देश में मोदी जी की लहर थी तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मात्र 2 सीटें ही जीत पाई थी और उसको 17% का वोट शेयर मिला था। और तृणमूल कांग्रेस 34 सीटें जीती थी, लगभग 40% का वोट शेयर मिला था। कांग्रेस पार्टी 10% वोट शेयर मिला था, 4 सीट पाई थी। और सीपीआईएम को लगभग 30% मिला था और वो 2 सीटें ही जीत पाई थी। तो ये हो गए 2014 की बात। फिर उसके 5 साल बाद सिनेरियो जो है बदल जाता है। 2019 में जब चुनाव होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ जाता है, जो पिछली बार लगभग 40% के आसपास था वो इस बार 43% हो जाता है। परंतु सीटों की संख्या उनकी घट के 22 रह जाती है। पिछली बार 34 सीट जीती थी ममता बनर्जी की पार्टी, इस बार 34 की जगह 22, मतलब 12 सीटों का नुकसान होता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछली बार मात्र 17% वोट पाई थी, इस बार 41% वोट पाती है और जो उनकी सीटों की संख्या है वो भी 18 हो जाती है। मतलब सीधा सीधा 16 सीटों का
लाभ होता है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसमें जो वोट शेयर के बीच में जो डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2019 में बंगाल में 41% और तृणमूल कांग्रेस का 43%, मतलब वोट शेयर में जो डिफरेंस रह गया है मात्र 2% का रह गया था। और कांग्रेस को 6% वोट शेयर मिले थे, 2 सीटें मिली थी, जिसमें 1 सीट अधीर रंजन चौधरी की थी। और सीपीआईएम को भी 6% वोट मिला था, परंतु सीट उनकी मात्र 0 रह गई थी। फिर आते हैं 2021 के जो विधानसभा चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी का जो वोट शेयर है 48% हो जाता है। पिछली बार जो 2016 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 45% वोट मिला था, इस बार 3% बढ़ के 48% हो जाता है। सीटें भी 4 बढ़ती हैं, 201 से 215 पे आ जाते हैं, 215 सीटें टीएमसी जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार 3 सीटें जीती थी, इस बार के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतती है, मतलब 74 सीटों का लाभ करती है। और वोट शेयर जो है इसका 38% हो जाता है, मतलब यहाँ पे विधानसभा में देखिए 10% का डिफरेंस है वोट शेयर में। और इस बार के विधानसभा में कांग्रेस भी 0 होती है और सीपीआईएम भी 0 होती है। कांग्रेस को वोट शेयर 3% का रहता है, सीपीआईएम को वोट प्रतिशत जो है वो 5% का रहता है। एक पार्टी और आती है आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, वो भी 1 सीट जीतने में सफल रहती है। मतलब कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली, सीपीआईएम को 1 भी सीट नहीं मिली, लेकिन पीरजादा सिद्दीकी के पार्टी आईएसएफ को 1 सीट मिल जाती है और वोट शेयर लगभग उनका 1.5% रहता है। लेकिन इससे भी ममता बनर्जी को ठंडक नहीं मिलती है, क्योंकि वो यह बात जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग का जो पैटर्न होता है वो विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न से अलग होता है। क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में आप देखें जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से 67 सीटें जीत जाती है, लेकिन वही आम आदमी पार्टी जब लोकसभा चुनाव होते हैं दिल्ली में तो 0 रह जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीटों पर सिमट गई, वो लोकसभा की 7 की 7 सीटें जीतती है। उसी प्रकार की कहानी राजस्थान में भी होती है। जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी जीतती है, लेकिन उसके 6-7 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 25 की 2500 सीटें जीत लेती है। तो इतना बड़ा अंतर आता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में। तो ये बात जो है ममता बनर्जी भली भांति समझ रही हैं, ग्राउंड की लीडर है, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो हमारा वोट परसेंट थोड़ा सा बढ़ा है तो उस पर हमें बहुत अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हो जाता है पंचायत चुनाव, जो अभी हुआ 2023 में, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 40 से अधिक लोग मारे गए। और उसमें मारे जाने लोगों में भी सबसे अधिक जो टीएमसी के समर्थक और नेता थे वो मारे गए, ऐसा पहली बार हुआ था। तो उसकी थोड़ी सी बात करें तो इसमें जो है तृणमूल कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है, जितना इनको वोट मिला होता है, वो 21% घट जाता है। मतलब पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को 72% वोट मिला था, इस बार घट के 51% रह जाता है। 21% वोट परसेंटेज की गिरावट टीएमसी में देखी जाती है। उसके बाद कांग्रेस को पिछली बार 2% वोट मिला था, जो 2018 में जो पंचायत के चुनाव हुए थे जिसमें भी बहुत हिंसा हुई थी। और पिछली बार के जो पंचायत चुनाव थे उसमें तो लगभग 35% सीटों पे तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो निर्विरोध चुने गए थे। अब इसे निर्विरोध कह लीजिए या जबरी चुने गए, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि अन्य पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। और जिस प्रकार की जो पश्चिम बंगाल में होता है वो खुल के 2018 के पंचायत चुनाव में हुआ था, जम के बंदूक, गोलियां, सब कुछ, मर्डर, सब कुछ हुआ था। सीपीआईएम जो पिछली बार 8% वोट पाई थी, इस बार 14% पाती है, 6% का लाभ में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 8% का वोट शेयर था उनका और इस बार 14% रह जाता है। मतलब पंचायत चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर जो है घट के 51% रह जाता है। और यदि विपक्ष की पार्टियों को मिला ले तो लगभग 50% वोट शेयर उनके पास भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी को परेशान कर रही है वो है आईएसएफ को लगभग 2% वोट मिलता है। और आईएसएफ जो है इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो इस पंचायत चुनाव में लगभग 1200 सीटों पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं और लगभग 550 सीटें जीत जाते हैं। मतलब लगभग 50% सीटों पे ये लोग चुनाव जीतते हैं। 1 सीट ये लोग जिला परिषद के भी जीतते हैं। और जो दक्षिण 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना में तो आईएसएफ ने तृणमूल कांग्रेस को नाको चने चबवा दिया, काफ़ी सारे टीएमसी के लोग वहाँ मारे भी गए। और ये है दक्षिण 24 परगना, जहाँ पे मुस्लिम बहुल पूरा एरिया है, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो आईएसएफ कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो आईएसएफ के साथ जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी आईएसएफ
एक कैंडिडेट जिताने में सफल रहती है। ये तो हो गई आईएसएफ की बात, लेकिन जब मालदा मुर्शिदाबाद जाते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस और जो सीपीआईएम है उनका जो गठबंधन है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है पंचायत चुनाव में। तो एक बात ये निकल के आ रही, जो मुस्लिम वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल के, उनका जो मोहभंग है ममता बनर्जी से हो रहा है, और यही बात ममता बनर्जी को परेशान कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को ये बात पता है कि अधिकतर हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 41% वोट पा रही है, और मुस्लिम जो है वो पश्चिम बंगाल में लगभग 30% है। और अधिकतर जो है ममता बनर्जी को 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट किया था, और तो अधिकतर मुस्लिम टीएमसी को वोट करते हैं। अब कुछ जो सेकुलर हिंदूज बचे हैं वही टीएमसी को वोट करते हैं। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि यदि मुस्लिम भी हमारे हाथ से निकल गया तो हमें बड़ी कठिनाई हो जाएगी, और इसीलिए अभी जो ममता बनर्जी पश्चिम कोलकाता में पूरे पश्चिम बंगाल से आए हुए मौलाना और जो भी मुअज्जिन हैं उनकी जब सभा ले रही थी, जब बैठक ले रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो धर्मगुरु हैं वो राजनीति से दूर रहें। उनका कहना था कि जो फुरफुरा शरीफ हैं वो राजनीति से दूर रहें। बेलूर मठ के जो राजनीति करता है उसको भी उन्होंने कहा राजनीति से दूर रहें। तो क्यों कह रही हैं ममता बनर्जी की जो धर्मगुरु हैं राजनीति से दूर रहें? तो वो इसीलिए कह रही हैं कि उनको डर लग रहा है आईएसएफ से, कि मुस्लिम को यदि अच्छा विकल्प मिलेगा, उनके मजहब के नाम पे विकल्प मिलेगा, तो वो उसकी तरफ चले जाएंगे। और इसी डर के कारण ममता बनर्जी ने जो है मौलानाओं की, मुअज्जिनों का जो है जो भत्ता देती है मासिक भत्ता, वो भी बढ़ाया है, और पुरोहितों का भी बढ़ाया है। जो इमामों को वो देती थी पहले 2500 महीना, शुरू से दे रही हैं, जब से वो सत्ता में आई हैं 2011 में, तभी से दे रही हैं। 2500 रुपया महीना देती थी, अब बढ़ा के 3000 कर दिया है। और जो मुअज्जिन होते हैं, जो अजान के लिए बोलते हैं कि भाई अजान होनी है आओ, जो ऐसा हल्ला करते हैं शाम को 5 बार दिन भर में, तो उनको पहले देती थी 1000 रुपया, अब 1500 कर दिया है। और पुरोहितों को अभी 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें देना शुरू किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पे लगातार अटैक किया। कह भी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले या जो विपक्ष वाले हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि ये तो ममता बानो है। उनको पता है कि उनको ममता बानो कहा जा रहा है, लेकिन जब मैं आदिवासियों के साथ नृत्य करती हूँ तो नहीं मुझे कुछ कहते हैं। तो इतना टारगेट हुआ था, तो ममता बनर्जी ने फिर वो चंडी पाठ वगैरह इस तरह की चीज़ें कि हम भी हिंदू हूँ करके दिखाने के लिए वो कर रही थी, जबकि वो भले ही हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो जिनकी हरकतें हैं पूरी मुस्लिम वाली हैं। तो इसी को काउंटर करने के लिए वो कि एकदम मुस्लिम परस्त नहीं है, हिंदुओं का भी ध्यान रखती हैं, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में पुरोहितों को भी 1000 रुपया भत्ता देने की घोषणा उन्होंने कर दी। तो यह समझने वाली बात यह है कि 2011 में जब आई तब से 2500 इमामों को दे रही हैं, और उसके बाद 2021 मतलब 10 साल हो गया, तब से महंगाई कितनी बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया। उसके बाद पुरोहितों को अब 2500 भी नहीं 1000 पे निपटाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसमें भी उन्होंने इस बार बढ़ाया 1000 रुपया करके, था पहले से 500 और बढ़ा दिया है, अब 1500 हो गया है कागजों पे। और कहा है कि हम 700 मदरसों को जो है अब मान्यता देंगे, 300 को ऑलरेडी दे चुकी हैं। जिनको मतलब मान्यता नहीं है उनको लगभग 700 मदरसों को मान्यता देने की बात करें। तो कुल मिला के ममता बनर्जी को यही डर है कि जो मुस्लिम वोटर है वो हमसे ना छिटके, क्योंकि आईएसएफ जो है लगातार इनको बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। जितनी सीटों पे चुनाव लड़ा 50% सीटें जीतने में सफल हुआ। दूसरी तरफ सीपीआईएम और कांग्रेस का जो गठबंधन हो रहा है, मालदा में जो एक सीट खाली हुई थी सागर दीघी की, बाईपोल जो हुआ था, उसमें जो है इनका जो मिक्स कैंडिडेट था कांग्रेस का और सीपीआईएम का, उसने टीएमसी पार्टी को हरा दिया। वो तो बाद में ममता बनर्जी ने उसको अपनी पार्टी में खींच लिया, पोचिंग कर लिया, वो अलग विषय है। और अभी जब पंचायत चुनाव के जब परिणाम आए हैं तो कांग्रेस पार्टी, आईएसएफ पार्टी और सीपीआईएम ने मिल के एक विरोध में मार्च निकाला था। यदि ये तीनों मिल जाते हैं, आईएसएफ की जो अपील है मुसलमानों में वो, और दूसरा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है विदेशों से भी और जितने भी मुस्लिम संगठन हैं विदेशों में, तो एक मैसेज ये जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को हरा सकती है। तो मुस्लिम को यदि ये लग जाए कि
कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस इस बार रेस में है, तो मुस्लिम फिर कांग्रेस को वोट कर देगा या फिर जो कांग्रेस आईएसएफ सीपीआईएम को जो गठबंधन है उसको वोट कर देगा। और यदि मुस्लिम वोट निकला लगभग 30% है तो ममता बनर्जी धराशायी हो जाएंगी। और ये मैसेज लगातार जा रहा है क्योंकि जो मुस्लिम है वो उसी को वोट करते हैं जो बीजेपी को हरा सकता हो। तो लग रहा है कि भाई राहुल गांधी एक्टिव हैं। और दूसरी बात, ममता बनर्जी के जिस प्रकार से सिग्नल्स आए हैं और कई सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस प्रकार से लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है बीजेपी के उतने विरोध में नहीं है। जिस प्रकार से वो जगदीप धनखड़ से मिलती हैं, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जगदीप धनखड़ का समर्थन करती हैं, और भी कई जगह जो है इस प्रकार से होता है, तो एक संदेश जा रहा है कि वो बीजेपी के विरोध में नहीं है। और यदि मान लीजिए किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो राहुल गांधी को पीएम नहीं बनने देंगी। उनका स्टेटमेंट भी आता है कि राहुल गांधी पप्पू है इस प्रकार का। तो मुस्लिम यदि कांग्रेस के साथ जाएंगे, सीपीआईएम के साथ जाएंगे, तो ममता बनर्जी को समस्या हो जाएगी। और बीजेपी का जो वोट है वो तो इंटैक्ट है ही, वो तो उतना बीजेपी को मिलेगा ही। इतनी हिंसा के बावजूद भी पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को, सीपीआईएम को, कांग्रेस के वोट शेयर बढ़े हैं, ये दिखाता है कि वहाँ के लोग यदि उन्हें अवसर मिले तो वोट देंगे। वो इतने भी कायर नहीं हैं, वो वोट देंगे। तो यही दिखा रहा है कि यदि सही से चुनाव हो जाएंगे तो वोट जो है, और बीजेपी लगातार बढ़ ही रही है, लगातार ये जो मीडिया है और जो चंद्रयान वगैरह चीज़ें हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। तो उसके बाद जो है बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा और इनका जो मुसलमानों का वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ टीएमसी में रह जाएंगे। क्योंकि जब पंचायत के चुनाव के जो इलेक्शन होते हैं तो गांव-गांव में होते हैं, उसके बावजूद इतना वोट मिलना, लगभग 10,000 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत के यहाँ पे जीती हैं। तो वो मतलब हिंदू जो है डर नहीं रहे। और मुस्लिम यदि कांग्रेस और आईएसएफ के साथ जाते हैं तो ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। उनका जो सीटों की संख्या है काफ़ी घट जाएगी। अभी तो ये 22 पे रहेगी, हो सकता है 10 पे भी आ जाए। और यदि ऐसा होता है कि ममता बनर्जी की सीटों की संख्या घटती है तो इनका महत्व भी घटेगा। और फिर जो है जो बीजेपी जो है, फिर ममता बनर्जी को एक लाइन लेनी पड़ेगी, या तो पूरी तरह से विपक्ष में एकजुट हो जाएंगी, विपक्ष में मिलेंगी, या तो फिर सरकार के समर्थन में इनको आना पड़ेगा। जिस प्रकार से उड़ीसा के बीजू जनता दल करता है, या आंध्र प्रदेश की पार्टी करती है, या फिर और भी जो छोटे राज्य हैं जो कि बड़ी पार्टियों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको एक तरफ साइड लेना पड़ता है, नहीं तो उनको परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस से जुड़ी हुई है, फिर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। और ममता बनर्जी भी परेशान है, ईडी और सीबीआई के छापे उनके यहाँ पड़ रहे हैं। तो करप्शन तो कर रही हैं, तो परेशान तो होना पड़ेगा। और अभी जो संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं, उनको एक तरह से फिर से एक सीबीआई का भी डायरेक्टर एक ऐसा पद बनाया जा रहा है कि जो कि सीबीआई और ईडी दोनों को वो ऊपर से ही सुपरवाइज करेंगे। तो इनके बच निकलने की संभावना नहीं है। और ममता बनर्जी का कद बिल्कुल घट जाएगा और ममता बनर्जी को क्रश कर दिया जाएगा यदि सीटें इनकी घटती हैं। क्योंकि फिर जो उनके भाईपो हैं, जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका कद बढ़ेगा, ममता बनर्जी डिमोटिवेट होंगी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कहानी साफ हो जाएगी। क्योंकि अभिषेक बनर्जी आएंगे तो ग्राउंड के लीडर नहीं है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और ममता बनर्जी का जो चार्म है, जो वो राजनीति करके उठी हैं, वो अभिषेक बनर्जी में नहीं है। तो धीरे धीरे बीजेपी वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी उसको लीड करें तो बीजेपी जो है टेक ओवर करने की पूरी संभावना है। भले मुसलमानों की जनसंख्या वहाँ 30% है, आसाम में भी तो है, लेकिन वहाँ किया तो पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल संभव है। तो यही आज का मेरा एनालिसिस है। आप सभी को कैसा लगा? आप सभी क्या सोचते हैं कि क्या ममता बनर्जी वाकई में डरी हुई हैं, बौखलाई हुई हैं? क्या वाकई में जो बंगाल के मुस्लिम है वो टीएमसी से दूर जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, आभार आप सभी का। वंदे मातरम।